चलेगा मित्रों, स्वागत है। मैं अमित सर हिंदी की विशेष श्रृंखला में अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियोस में हमने बात की थी संधि की, जिसमें स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज बात करने वाले हैं हम व्यंजन संधि के बारे में। तो समझते हैं कि व्यंजन संधि को कैसे पढ़ना है, कैसे विच्छेद करना है। तो बिना रुकावट के अपन सीधे संधि की तरफ चलते हैं। तो देखो कि क्या है व्यंजन संधि। तो सबसे पहले व्यंजन संधि को समझने के लिए हमें व्यंजन को समझना होगा, और व्यंजन हम वर्णमाला में बहुत भली भांति तरीके से समझ चुके हैं। हम व्यंजन को बेहतर तरीके से पढ़ चुके, समझ चुके हैं। तो अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन आप पढ़े हैं कि जैसे स्पर्शी व्यंजन पढ़े हैं, हम संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, अंतस्थ पढ़े हैं, ऊष्म व्यंजन पढ़े हैं, द्विगुण व्यंजन पढ़े हैं। तो इनमें हमको उन व्यंजनों की आवश्यकता या मदद हमें मिलेगी। तो देखो कि परिभाषा क्या हो सकती है व्यंजन संधि की, तो उसकी हम पहले चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखें कि टॉपिक का नाम हो गया व्यंजन संधि। अब क्या परिभाषा होती है कि जब भी किसी संधि में क्या होता है, संधि विच्छेद कर रहे होते हैं या दो वर्णों को हम आपस में जोड़ रहे होते हैं। तो जैसे कि बात की जाए, हमारे पास कोई एक ऐसा शब्द है, क्या बात करें, हमारे पास कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें हम विच्छेद करें, क्या करें, जिसमें हम विच्छेद करें, और हमारे विच्छेद करने पर कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आ रहा है या जो विकार हो रहा है, वो विकार किसमें हो, व्यंजन में हो। अब देखो परिभाषा क्या, कैसे याद रखना है कि जब भी बाईं तरफ कोई भी व्यंजन आता है, बाईं तरफ कोई व्यंजन है और दाईं तरफ फिर व्यंजन या स्वर हो, क्या हो, दोनों में से स्वर हो, या तो व्यंजन हो, और दाईं तरफ क्या हो, धन के उस तरफ क्या हो, व्यंजन हो, या फिर क्या हो, स्वर हो। दोनों में से कोई एक हो सकता है। या फिर कंडीशन ये भी बन सकती है कि बाईं तरफ व्यंजन मिलता है और दाईं तरफ हमको हो सकता है कि व्यंजन ही मिले, माने दोनों तरफ व्यंजन। अब परिवर्तन कहां होगा, तो परिवर्तन होगा बाईं तरफ वाले व्यंजन में। कहां पे परिवर्तन होगा, किस जगह परिवर्तन करेंगे, बाईं तरफ वाले व्यंजन में हम लोग परिवर्तन करते हैं। अब देखना कि अगली कंडीशन ये भी बन सकती है कि व्यंजन के पश्चात क्या दे दे, स्वर। व्यंजन के पश्चात स्वर भी दे सकता है, तब भी परिवर्तन कहां होगा, इस व्यंजन में परिवर्तन होगा। और इसी व्यंजन में होने वाला विकार या इसी व्यंजन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। इतनी सी परिभाषा याद रखना है कि जब दो व्यंजन वर्णों के आपस में मिलने से, कब, व्यंजन के पश्चात व्यंजन या व्यंजन के पश्चात स्वर आने पर बाईं तरफ वाले व्यंजन में क्या परिवर्तन होता है, तो जो भी विकार परिवर्तन उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। अगली बात देखते हैं कि इस नियम के, इस संधि में कोई विशेष उपभेद नहीं है। जैसे आपको ध्यान होगा कि स्वर संधि के 5 उपभेद पढ़े थे, उसी तरीके से देखें तो इसमें कोई उपभेद नहीं है। इस संधि में नियम चलेंगे, क्या, नियम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नियम के हिसाब से पढ़ना है। तो एक एक करके हम इस संधि में नियम के बारे में चर्चा करेंगे, चलेगा। तो देखते हैं, नियम को समझते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि वर्ग, स्पर्शी व्यंजन जानते हैं उसमें वर्ग होते हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं स्पर्शी व्यंजन से। तो क्या पहला नियम कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का हम परिवर्तन किसमें करते हैं, तीसरे वर्ण में करेंगे। तो वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में हम परिवर्तन कैसे करेंगे, तो कुछ कंडीशन होंगी, उन कंडीशन को, उन शर्तों को, नियम को मानते हुए हम इस प्रकार का परिवर्तन आसानी से कर लेंगे, चलेगा। देखते हैं तो कंडीशन क्या है, नियम समझ गए, नियम का नाम समझ गए कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। अब क्या कंडीशन देगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, तो समझें कि हम बात करें कि हमारे पास व्यंजन होंगे का, चा, टा, ता, पा। स्पर्शी व्यंजन में हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। क्या पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन में, ये पढ़े थे कि वहां पे 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग की बात की थी, का, चा, टा, ता, पा। ध्यान होगा इनके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग वहां पे चर्चा कर चुके हैं।
तो अब वही स्पर्शी व्यंजन जिनका नाम क्या है, काचा, स्पर्शी व्यंजन काचा टाता पा वर्ग हैं, तो इन्हीं वर्ग के, या ऐसा समझ लो कि इन्हीं व्यंजनों के बाद, माना कि ये का, चा, टा, ता और पा लिखा मैंने, अब ये यहाँ पे ऐसा लिखा है, अब इनके धन के निशान के बाद दाईं तरफ कौन कौन से वर्ण आए या क्या मिले, तो दाईं तरफ क्या मिले कि स्पर्शी व्यंजन के वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, स्पर्शी व्यंजन के वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण मिले। और क्या मिले, अगली बात क्या मिले, यदि ये तीसरा चौथा वर्ण ना हो और क्या हो, फिर ये हो कि आपके यारा लावा, क्या हो, यारा लावा। आपको पता होगा हम इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या तो यारा लावा हो और नहीं तो फिर क्या देगा, ह, और ये भी नहीं दे रहा तो क्या देगा, स्वर। यदि ये कंडीशन मिल जाती है काचा टाता पा के बाद, तब हम क्या करते हैं, इनमें परिवर्तन करेंगे। किसमें करेंगे, तब परिवर्तन करेंगे हम, काचा टाता पा को बदलेंगे किसमें, उसी वर्ग के, का वर्ग है तो इसी वर्ग का तीसरा, चा है तो चा का तीसरा, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हम उनका परिवर्तन करते हैं। चलेगा, तो देखो का चा टा ता पा को हम कैसे बदलेंगे, तो ये अब क्रम आपको याद रखना है कि का तीसरा अक्षर क्या, तीसरा वर्ण क्या होता है, ग, चा का क्या होगा, ज, टा का क्या होता है, ड, ता का द और पा का व। ये बातें हमें याद रखना है तो चीजें सरल हो जाती हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करें, एक शब्द लिखा, विच्छेद लिखा, प्राक धन ऐतिहासिक। अब कंडीशन समझना कि धन के बाईं तरफ क्या मिल गया, क, तो धन के बाईं तरफ क्या मिलना चाहिए, क मिला। अब धन के दाईं तरफ क्या हो, अब धन के दाईं तरफ ये वाली कंडीशन लगा दो, स्पर्शी व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अंत से यारा लावा देख लो, ये नहीं मिल रहा तो हा देखो, ये भी नहीं मिल रहा तो स्वर देखो। तो देखो काचा टाता पा माने का के बाद क्या मिला, स्वर, तो का के बाद स्वर मिला, तो अब ये जो का है, ये का अब आपका बदलेगा। अब बदलेगा तो किसमें बदलेगा, अब ये बदलेगा काय में, ग में। अब जरा इस बात को अपन ऐसे समझ लें, यहां पे इसको विच्छेद करके लिखते हैं कि जैसे अपन ने लिखा कि प्राक, अब का को बदलेंगे किसमें, ग में, लेकिन का आधा है, स्वर रहित है, हलंत लगा है, तो गा भी कैसा आएगा, स्वर रहित आएगा। अगली बात क्या लिखी है, ऐतिहासिक, आगे लिखा हुआ है ऐतिहासिक, तो हमने जैसे आगे ऐतिहासिक लिखा, तो अब इस गा के साथ में इस ऐ की संधि होगी, क्या होगी, इनकी आपस में संधि होगी, और इनकी संधि होगी तो हम एक बात जानते हैं कि इस गा को पूरा करके कि इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इस गा के साथ में ये स्वर जुड़ेगा तो ये इस रूप में लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस का को का में बदलेंगे, इस तरह गई में बदलेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रही होगी बात, प्रागैतिहासिक लिखा हुआ है, तो ये बात हमको याद रखना, ये का किसमें बदला, गा में बदला। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे क्यों परिवर्तन हमने ये किया है। कभी दे प्रागैतिहासिक का विच्छेद बताइए तो इसका विच्छेद क्या करेंगे, का को इस गा को बदलेंगे का में, गा को का में बदलेंगे, इस गा जैसे ये यहां से तोड़ेंगे, इस गा को बदलेंगे हम का में, हलंत लगाएंगे। अब आई है तो आई तो लिखा तो ऐसे जाएगा, बस हो गया विच्छेद। इसके पहले का लिख दो, इसके बाद की जो भी शब्द वर्ड बच रहे हैं वो पूरे कंप्लीट कर दो, तो विच्छेद भी हम यहाँ से आसानी से करना सीख जाएंगे। अगली बात देखो आगे की बात करते तो दिक धन अंबर, देखो का के बाद फिर स्वर मिला। अच्छा एक बात समझना, जब भी हमारे पास कोई भी व्यंजन वर्ण ऐसा लिखा होता है, माने यदि उसके साथ हलंत का प्रयोग किया माने स्वर रहित है, और इस स्वर रहित व्यंजन में यदि हम आ जोड़ देते हैं तो वो पूरा माना जाता है या पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे या तो हम इसको इस रूप में लिखें, तोड़ के लिख दो, या ये लिख दो, एक ही बात। अब जरा बात समझना, यहाँ पे का है और यहाँ पे आ है, यदि हम इन दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ देते हैं, इस का को आ के साथ जोड़ देते हैं तो का बदलेगा किसमें, गा में। तो अब बताना जरा, जब यहाँ पे का पूरा हो सकता है और का बदल रहा था किसमें, गा में, और गा के साथ जब हम आ जोड़ेंगे तो गा पूरा होगा क्या नहीं होगा, गा पूरा होगा। अब इस पे आ पे है अनुस्वार अंकी बिंदी का प्रयोग, तो इस गा पे भी उसी बिंदी का प्रयोग कर देंगे, तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर बन गया। अगला उदाहरण देखो अगला उदाहरण क्या है, सट धन रस, तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, टा मिला, टा के बाद क्या मिला, रा, अंतस्थ व्यंजन का रा मिल गया। तो अब कंडीशन यहाँ पे भी हमारी लागू हो रही, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो समझ लो। अब देखना सट, अब टा किस में बदल रहा है जरा देखना है, यहाँ पे टा बदलेगा ड में, तो हम इसको यहाँ पे वही लिख दें, टा बदलेगा ड में।
अब वो आएगा कैसा, आधा हलंत लगाया, ठीक है। अब जैसा रस लिखा है वैसा लिख दो, तो ये बन गया अपना षड्रस, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम इसी शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, सा लिखा, डा लिखा। अब कई बार क्या होता है, हम इस डा के साथ में पदेन रा का प्रयोग कर षड्रस भी लिख सकते हैं। अब इसमें कभी ये नहीं समझना इस पदेन रा में कि रा आधा है, यहाँ पे रा कभी भी याद रखना, जैसे ये आपका जैसे रेफ रा है, पदेन रा है, ये कभी आपके आधे रा होते ही नहीं है, अपने आप में पूरे होते हैं। ये जिस वर्ण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो आधे होते हैं, ठीक है। अगली बात देखो, अगला उदाहरण। अब देखो अपन लिखा श्रीमत धन भागवत, तो ता के बाद क्या मिला, भा, ता के बाद भा मिल जाएगा, ये स्पर्शी व्यंजन का वर्ण है, तो ता के बाद भा मिलेगा, तो हम ता को बदलेंगे किसमें, ता बदला जाएगा आपका दा में, तो पूरा का पूरा हमने वैसे लिख दिया। समझ में आ गई होगी बात। तो ये नियम अपन पढ़ रहे थे कि स्पर्शी व्यंजन या वर्ग के प्रथम वर्ण को बदल रहे थे, किसमें, तीसरे वर्ण में बदल रहे थे। तो पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम हमारा है कि वर्ग का सेम है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, सरल भी है, कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें में परिवर्तन करेंगे। अब उसी स्पर्शी व्यंजन के काचा टाता पाका किसमें परिवर्तन करेंगे, पांचवें वर्ण में परिवर्तन करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वो समझते हैं। तो देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए, वही फिर से बात याद रखना है, का चा टा ता पा। ये नियम उससे बहुत ज्यादा सरल है कि काचा टाता पा के बाद आपको दो व्यंजन वर्ण याद रखना है बस, न या म, क्या आ जाए, न या म आ जाए। तब क्या होगा, तब हम इनको क्या करेंगे, इन्हीं के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेंगे। बदल दिया, का का पंचमाक्षर अंगा, चा का या, टा का डा, ता का ना और पा का मा होता है। तो हमने क्या किया, उन्हीं काचा टाता पा के पंचमाक्षर लिख देंगे। कब, जब काचा टाता पा के बाद क्या आते हैं, ना और मा में से कोई एक व्यंजन वर्ण आता है। तो उदाहरण देखते हैं, हमने लिखा जैसे पहला उदाहरण, वाक धन मय। अब वाक का के बाद क्या आ रहा है, म, तो का के बाद जैसी मां आएगा तो ये का किसमें बदलेगा, अपने पंचमाक्षर में बदलेगा। और का पंचमाक्षर क्या होता है, ये तो हम अब सीख ही गए, अंगा होता है, क्योंकि का के साथ हलंत लगा है तो आने वाले व्यंजन वर्ण के साथ भी हलंत लगेगा। जैसा ये है वैसा बनाया जाएगा। अब अंगा है तो हम इसको क्या करेंगे, का को बदलेंगे अंगा में, और पूरा वैसा का वैसे ही रखेंगे। हमने देखो वाह का को अंगा में बदला और मैं लिख दिया वांगमय, क्या पढ़ेंगे इसको, वांगमय। अगला क्या है, सट धन मास, देखो टा के बाद मां मिला। अब टा का पंचमाक्षर अणा होता है, तो टा के साथ हलंत लगा है तो आने वाला अणा भी कैसा आएगा, आधा आएगा, ठीक है। अगली बात देखो, श्रीमत, ता के बाद ना आया है, श्रीमत धन नारायण, तो श्रीमन नारायण बन जाएगा। हमने इसको ता को किस में बदल दिया, इसको ना में बदल दिया। भवत सेम, ता को किस में बदलेंगे, ना में बदलेंगे। तो ये नियम इतना सरल है। अगले नियम की बात कर रहे हैं, अगले नियम में बात करेंगे ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या है, तो जरा इसके बारे में बात कर लें कि ता संबंधी नियम में कुछ शर्तें रहेंगी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो सारी चीजें हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। यदि कंडीशन हमें कुछ इस प्रकार की दे, जरा अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके देखने से कई सारे सवाल आसानी से बन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे और देख लोगे चीजें तो बेहद सरल हो जाएंगी। क्या समझना है जरा देखते हैं। यदि हमारे पास क्या हो, ता या दा, ये कॉमन हमें याद रखना है। आप ज्यादातर ता याद रखिएगा, दा कुछ शब्दों में मिल सकता है। तो देखिए जैसे बात करें ता के बाद, आप तो फिलहाल याद रखो कि ता के बाद में यदि कभी जा आता है, बाईं तरफ ता है दाईं तरफ जा है, तो ता के बाद कभी जा आता है तो यह ता किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। ऐसे समझ लो, कैसे कि यदि ये हमारे पास ता है, ठीक है, ये हमारे पास ता व्यंजन है और ता के बाद में कभी जा आता है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इस ता के साथ इस ता को भी आधे जा में बदल दो और अगला जा पूरा लिखा है हमने उसको वैसा ही लिखा जैसा है, ठीक है। तो देखो ता के बाद कभी जा आता है तो ये कंडीशन बनती है कि ता भी किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। तो जब ता के बाद जाएगा तो ये जा में बदलेगा, तो कैसे हो, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तनी में 80% तक गलत होता है। तो देखें कैसे, उत धनुज्वल, अब उत ता के बाद क्या मिला, ये जा मिला, तो अब ये ता आपका किस में बदलना चाहिए, जा में। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ता के साथ हलंत लगा है, तो ता जब जा में बदलेगा तो जैसा ता है वैसा ही बदलेगा।
ता आधा है तो जा में आधे जा में बदलेगा, और ज्वल में हम पहले से ही आधे जा का प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों ही आधे जा बनेंगे। अब ये नहीं कर देना दोनों को आधा आधा मिला के गणित की तरह एक कर दो, ये हिंदी है, हिंदी तुरंत हो जाती, पता भी नहीं चलती कब हो गई। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि आधा था आधे जा में बदलेगा, आधा जा पहले से ही था तो उत धन ज्वल से क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, माने ये ता किस में बदल गया, आधे जा में बदल गया। अगला नियम देखते हैं, त या दा के बाद में चा आ जाए, क्या त या दा के बाद में चा आ जाए तब क्या होता है, तब ये होगा कि ता चा में बदलेगा, ता किस में बदलेगा, चा में। जैसे उत धन चारण, तो ये ता अब किस में बदलेगा, चा में बदलेगा, और हमने यहाँ पे बदल दिया, उच्चारण हो गया। अगला नियम क्या कहता है, यदि ता के बाद में ट आ जाए, ता के बाद क्या है ट, तो ता हमारा किस में बदल जाता है, टा में ही बदलेगा, माने द्वित्व हो जाता है। आप तो ऐसा याद रखो कि ता के बाद कभी जा आए, चा आए, टा आए, डा आए, ला आए, ये 5 व्यंजन वर्ण याद रखो, वो हमारे द्वित्व में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो टा की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा एक शब्द लिखा बृहत, क्या लिखा, बृहत, और धन टीका, क्या लिखा जाएगा, बृहत धन टीका। तो अब देखो ता के बाद क्या मिला, ट, तो हम इसको ता को किस में बदलेंगे, टा में, माने अब ये ता टा में बदला जाएगा तो यहाँ पे द्वित्व होगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा बृहत टीका, क्या बन जाएगा, बृहत टीका। अगला देखो ता या दा के बाद में ड आए तो हम ता को किस में बदलेंगे, डा में बदलेंगे, तो अब इस ता को हमने यहाँ पे डा में बदला, ये हमारा डा पहले से ही था, तो अब देखो क्या, उत धन डयन, तो ता को अब देखो ता के बाद क्या मिला, ड, तो अब इस ता को किस में बदलेंगे, डा में, द्वित्व कर देंगे, क्या बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो ता के बाद में ला आ जाए तो ता को किस में बदलेंगे, ला में बदलेंगे, द्वित्व कर देंगे, तो ला में बदला, तो ता को ता के बाद जब ला मिलेगा तो हम इसको आधे ला में बदलेंगे, और आधा ला और पूरा ला जुड़ेगा तो यहाँ पे द्वित्व बनेगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा उल्लास, तल्लीन। ऐसे तमाम उदाहरण है, इनकी चर्चा हम करेंगे टेस्ट वगैरह में। तो अगला नियम देखो क्या कहता है, ता के बाद छा आए, ता या दा के बाद छा आए, अब यहाँ पे देखो ये जो ऊपर के 5 कंडीशन नियम है उनमें द्वित्व होगा, इस छा से छठवें में द्वित्व नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट समझिएगा ये, क्योंकि छठवें नंबर पे छा का नियम लिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 तक तो हम द्वित्व करते आ रहे थे, लेकिन छ ता या दा के बाद छा आता है, छठवें नंबर पे है, तो हम इसमें द्वित्व नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा, वो याद रखना है। ठीक है, नहीं भावनाओं में जाओगे। तो देखो ता के बाद में क्या आ जाए, छा, तो अब क्या याद रखना है, ता के बाद में यदि छा आता है तो ता को बदलेंगे चा में, और छा वैसा का वैसा ही रहेगा, माने ता बदला जाएगा, छा नहीं बदलेगा। तो देखो कि अपन एक उदाहरण लिखा कि उत धन छल, तो देखो यहाँ पे ता के बाद क्या मिला, छ, अब ता के बाद में छा मिला है तो अब इस ता को का में बदलना चाहिए, चा में, और छल तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो हमने ता को छा में बदल के इसको जोड़ के लिख दिया उच्छल, क्या बन गया अपना, उच्छल बन गया। ठीक है, तो ये तो 5 और 6 नियम आपको एक क्रम में इसी तरह से याद रखना है, बस इसके आसपास के उदाहरण की जरा अभ्यास करते रहोगे तो चीजें बहुत सरल हो जाएंगी, हो क्या जाएंगी, आपको स्वयं को लगने लगेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो अभ्यास जरूर करते रहिएगा, नहीं तो सोचो लॉकडाउन है, पढ़ाई का भी लॉकडाउन कर दें। ठीक है, तो अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम क्या है, ता या दा के बाद में तालव्य शाह आए, क्या है, ता या दा के बाद में तालव्य शाह आता है तब 2 परिवर्तन होते हैं। क्या क्या 2 परिवर्तन होते देखते हैं। जब ता या दा के बाद में तालव्य शाह आता है तब 2 परिवर्तन होते हैं, ता और दा को बदलते हैं चा में, ता और दा को किस में बदलेंगे, चा में, और सा किस में बदला जाएगा, छा में बदला जाएगा। सा किस में बदलेगा, छा में। बहुत महत्वपूर्ण है, विच्छेद में कठिनाई होती है, एक बात समझना, इसको जरा ढंग से समझ लेना और सुन लेना क्या बता रहे हैं। जब ता और दा के बाद में तालव्य शाह आता है तब ता बदलेगा चा में और सा बदलेगा छा में। अब देखो उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण देखो। पहले यहाँ पे लिखा अपन ने उत धन श्वास, क्या लिखा, उत धन श्वास। तो एक बात बताओ, ये ता दिख रहा है अपने को, अब इस ता के बाद में तालव्य शाह आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है। ठीक है, अब आधा अधूरा कैसा भी आए उससे लेना देना नहीं होना चाहिए बस। तो ता के बाद में सा मिला। अब 1 मिनट ऐसा समझ लो यहाँ पे कि जब आपको कहीं कभी भी ता के बाद में ये तालव्य सा मिला तो आप क्या करोगे, तो आपको ये बात याद रखना है, ता को बदल दो किसमें, चा में, और सा को बदल दो किसमें, छा में, बस इतना सा काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो इस ता को बदलेंगे चा में तो आधा चा लिखेंगे, और इस ता को बदलेंगे छा में तो ये वाली कंडीशन इसमें बनेगी, आधा चा और छा।
ठीक है, अब ये कंडीशन इसमें बनेगी, लेकिन ध्यान रखना है कि आधा है तो हलंत लग जाएगा और पूरा है तो हलंत हट जाएगा। इतनी सी बात याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो देखो उत, अब यहाँ पे सा आधा है तो हमने ता को बदला चा में, ऊ वैसा का वैसा ही लिखा, ता को बदला चा में, सा को किस में बदल रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो, छा में बदला है, और यहां से बचा वास, वो पूरा का पूरा लिखा के नहीं, तो उत धन श्वास का क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। अगला उदाहरण देखो, उत धन श्रृंखल। हो सकता है कि ये आपको समझ में ना आए, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं अलग से लिख के। यहां पे लिखा हमने उत धन श्रृंखल। अब जरा समझना कि अब मन में बात यह आएगी कि साहब इसमें तो हमें सा मिल ही नहीं रहा, सा कहां है, कैसे करेंगे। तो देखो जरा, उत तो समझ में आ रहा है कि उत तो लिखा है। अब श्रृंखल को जरा समझना कि जब तालव्य सा को हम लिखें इस तरीके से, आधा सा या ऐसे करके लिख लो, आधा सा, और इसके साथ में जब हम री जोड़ते हैं तब ये इसी तरीके से लिखा जाता है। समझ के बात कि जब तालव्य सा, एक बार फिर से सुन लो, जब तालव्य सा स्वर रहित है और इसके साथ हम री को जोड़ रहे हैं, अब री को जोड़ेंगे तो इसी सा की हम ये इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, ये आधा सा बन गया। अब री को कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो अब इसमें कहीं ना कहीं क्या है, सा है। अब नहीं समझ में आई ये बात तो इसको आप ये समझो कि हमने इस वर्ण का क्या कर दिया, ये विच्छेद कर दिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ऐसे करके आप इसको ऐसे लिख लो यूं। अब बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आधा सा तालव्य आधा सा री बराबर श्री, ये बनेगा, इसको श्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो उत धन श्रृंखल, तो ऊ लिखा, ता को बदलो किसमें, चा में। अब ये आधा सा है, आधा सा है तो अभी हमने पूरा बदला, क्योंकि इसको हम आधा लिख नहीं सकते। हम क्या करेंगे, अब ये री है, री स्वर होती है तो जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये हमने री लगा दी, ठीक है। अनुस्वार है, अनुस्वार लगा दो, खल लिखा है, खल पूरा का पूरा लिख दो, उच्छृंखल क्या बन जाएगा इसका, उच्छृंखल बन जाएगा। तो देखो जरा वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि श्रीमद धन शरद चंद्र, ठीक है, क्या बनेगा। तो देखो हम इसको पहले समझ लेते हैं कि श्रीमद, दा के बाद क्या मिला, शाह। बात कर रहे थे ता या दा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दा मिला, दा के बाद तालव्य शाह मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अब दा को बदलेंगे चा में। तो देखो श्री लिखा, मां लिखा, दा को बदलो किसमें, आधे चा में, शा को बदलो छा में। अब देखो यहाँ पे सा पूरा है कि नहीं है, बिल्कुल पूरा है, तो हमने पूरा छा लिखा। अब क्या बचा, राचंद्र, और जो शेष बचा उसको पूरा का पूरा लिख दो, तो क्या बन जाएगा, श्री मच्छरद चंद्र। क्या बनेगा, श्री मच्छरद चंद्र, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखो कि इसका हम विच्छेद क्या पूछता है और कैसे कर सकते हैं। तो एक तो विच्छेद हम अपने सामने लिखा ही है, श्रीमद आ जाए या दा की जगह ता आ जाए, जो भी आ जाए अपन ध्यान रखेंगे। श्रीमद धन शरत धन चंद्र, क्या कर सकते हैं, श्रीमत धन शरत धन चंद्र। अब मन में आज बात एक आ रही होगी कि ये कैसे कर दिया। तो जरा समझो, ये यहाँ का उदाहरण है कि नहीं है, ये वाला नियम इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। कौन सा, कि ता के बाद में चा आए तो ता को किस में बदल दो, ता को चा में बदल दो। तो देखो यहाँ पे द्वित्व चा का प्रयोग किया है। तो अब क्या याद रखेंगे, ये ता किस में बदलेगा, चा में। तो ये स्थिति बन जाती है शरद चंद्र। हो सकता है कि कभी शरद चंद्र का विच्छेद पूछ ले तो शरद चंद्र का क्या होगा, शरत धन चंद्र, और पूरे का पूछे तो श्रीमत धन शरद चंद्र, या हम इसी का विच्छेद ये भी कर सकते हैं, श्रीमत धन शरत धन चंद्र। तीन भागों में इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगली बात देखो, अगला नियम क्या कहता है, ता संबंधी नियम है। अगला अंतिम नियम, इसकी बात और करते हैं। तो देखो ता या दा के बाद में हा आए, क्या हो, ता और दा के बाद में हा है, तब हम फिर से दो परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, ता और दा को हम बदलेंगे किसमें, दा में, और हा को बदलेंगे किसमें, धा में, ठीक है। तो देखो कंडीशन समझना है, बस अपने आप फिट होती जाएगी कैसे करना। देखो अपने लिखा पत धन हति, अब क्या कह रहा है, पत धन हति, तो पहले नी कंडीशन लगाओ, ता के बाद हा मिल गया, माने दो परिवर्तन होंगे, ता अलग बदलेगा, हा अलग बदलेगा। तो अब देखो पा लिखा, ता है तो ता को बदलेंगे दा में। तो दा, अच्छा एक बात बताना, ता किसके स्थान पे आ रहा है, दा किसके स्थान पे आएगा, ता के स्थान पे। दा ता के स्थान पे आ रहा है, तो अब जैसा ता है वैसा ही तो आएगा। ता कैसा है, आधा हलंत रहे, हलंत लगा हुआ है। अब हा को किस में बदलेंगे, धा में, तो हा के स्थान पे क्या लिख दो, धा, और जैसा अब अगला बचा हुआ वो उसको शेष लिख दो, पद्धति। अब विडंबना तब हो जाती है जब हम लिखे इस वर्ण को, ये समझ रहे ऐसे लिखें,
हालांकि सही है भी है, लेकिन हम अभी तक ये समझते आ रहे हैं, अपना पूरा जीवन निकल गया कि इस पद्धति में कि साव धा आधा है, दा पूरा है। तो ये भ्रांति मिटाने के लिए आप क्या करो कि इन वर्णों को खोल के लिखो, हलंत लगा के हलंत का प्रयोग करके लिखो, तो चीजें बहुत सरल होती जाएंगी। पद्धति समझ में आ गया। वैसे देखो उद्धार को देख लो, उद्धार में क्या देखना है, ऊ लिखा, ता किस में बदलेगा, दा में, और हा किस में बदलेगा, धा में, और ये हो गया उद्धार। यदि इसी उद्धार को आप लोग ऐसा लिखना चाहते हो तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज रहोगे साहब कौन सा आधा है कौन सा पूरा है। अब बेचारा इसमें वैसे पूरा तो धा है, लेकिन इसमें सबसे पहले अपने को आधा वही लग रहा है, बेचारा उधार की जिंदगी जी रहा है, कहां से लटके हुए घूम रहा है। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे सरल बन जाएगा। अगला देखो उत धन हरण, तो ता के बाद ता को बदलो किसमें, दा में, हा को बदलो धा में, तो और पूरा का पूरा मिला के लिख दो, क्या बन गया, उद्धरण। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अपन व्यंजन संधि की बात कर ही रहे हैं, तो ये कुछ नियम अपने कंप्लीट हुए हैं। तो मां संबंधी नियम की बात कर रहे हैं, तो जरा समझ लेते हैं क्या है कंडीशन इनके बारे में। तो मां संबंधी नियम के कुछ 2-3 छोटे छोटे से नियम है। जैसे पहले नियम की बात करें कि हमारे पास क्या हो कि मां के पश्चात, पहला नियम क्या कहता है कि मां के पश्चात का से मां तक, का से मां तक ये क्या है, हमारे स्पर्शी व्यंजन है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मां के पश्चात स्पर्शी व्यंजन आ जाए। एक बात याद रखना इनमें, लेकिन अभी हम इनमें स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, 25 है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। हम अभी इस नियम में मां की बात नहीं करेंगे, माने 24 व्यंजन वर्ण आते हैं, तब क्या स्थिति बनती है, तो वो समझो कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि मां के पश्चात क्या हो, का से मां तक कोई व्यंजन आए। इस मां को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप, 24 व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। तब क्या होता है, तब ये होता है कि मां परिवर्तित होगा पंचमाक्षर में, या ये वैकल्पिक है हमारे लिए, या क्या कर सकते हैं हम इसको अनुस्वार में बदल सकते हैं। अब समझना, नियम समझ लो क्या कहता है। नियम ये कह रहा है कि मां के पश्चात का से मां तक कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो मां पंचमाक्षर में या अनुस्वार में हम बदलते हैं, और बाद बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। तो देखो एक उदाहरण लिखा है हमने यहाँ पे, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में लिखा है क्या कि समधन कल्प लिखा है। अब जरा इसको देखना ध्यान से कैसे करना है। उदाहरण में क्या लिखा है, समधन कल्प लिखा है। तो जरा कंडीशन समझना कि मां के पश्चात क्या मिला, क। बिल्कुल कंडीशन सही लग रही है कि अब मां को हम किस में बदल सकते हैं, पंचमाक्षर में, या किस में बदल सकते हैं, अनुस्वार में बदल सकते हैं। तो जरा देखो कि इस मां के बाद में जो का आया है, माने दाईं तरफ जो व्यंजन आता है, हम उसके हिसाब से ही पंचमा अक्षर का प्रयोग करते हैं। समझ गए, उसके हिसाब से पंचमा अक्षर लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे लिखा सा, अब मां हटाएंगे, मां के स्थान पे पंचमा अक्षर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मां को ही तो बदल रहे पंचमा अक्षर में। अब पंचमा अक्षर आए कौन सा, तो आएगा यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण होगा उसके हिसाब से। यहाँ पे कौन सा व्यंजन वर्ण है, क, और का पंचमा अक्षर क्या होता है, अंग, अंगा लिखा। अब आप कल्प पूरा का पूरा लिख दो। अब ऐसा नहीं करना कि हमने का पंचमा अक्षर लिख दिया, अब का को ही हटा देना, हटाएंगे कुछ नहीं, बस हटाना क्या है, मां को हटाना है, मां में परिवर्तन करना है। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, संकल्प पढ़ा जाएगा। इसको नहीं लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर लो, वैकल्पिक है। ये देखो वर्तमान में हम इसी का प्रयोग करते हैं, तो अब ये लिख दिया संकल्प, तो ये दोनों संकल्प सही है। अगली बात देखो, फिर लिखा है अलम धनकार, तो फिर क्या लिखा है, अलम धनकार। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, मां का पंचमाक्षर क्या, मां, अब का पंचमाक्षर फिर अंगा, अलंकार, ऐसे लिख लो। ठीक है, और ऐसे ना लिखते हुए, क्योंकि वर्तमान स्वरूप में ये चीज गलत नहीं है, लेकिन प्रयोग में कम लाई जाती है। वर्तमान प्रयोग में हम अनुस्वार का प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं, तो अलंकार इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब इसी प्रकार से आपको देखना है कि बाईं तरफ आने वाले व्यंजन का पंचमाक्षर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे धर्म धन जय, अब जा आता है चा वर्ग में, और चा वर्ग का पंचमाक्षर होता है या, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, धनंजय। या तो ऐसे लिखो अनुस्वार लगा के, या पंचमाक्षर का प्रयोग करके। संबंध दोनों तरीके से बेहतर है, जैसे आपके बन जाए। ठीक है, तो ये हमको मां के बाद स्पर्शी व्यंजन का नियम याद रखना है, और इसी का एक दूसरा नियम क्या कहता है वो समझ लेते हैं। यदि मां के पश्चात अंतस्थ व्यंजन हो, मां के पश्चात ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो, तब हम क्या कर सकते हैं, मां के पश्चात यारा लावा, मां के पश्चात शा हा आते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, तब मां को सिर्फ और सिर्फ एक ही
तरीका है अनुस्वार में बदलेंगे और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बहुत सरल नियम है। जैसे मानो कि यहाँ पे लिखा है सम धन यंत्र, तो माँ के बाद क्या मिला या। अब वही बता रहे माँ के बाद या तो अंतस्थ दे या आपका ऊष्म व्यंजन दे, तब हम माँ को सिर्फ अनुस्वार में बदलेंगे। माने यारा लावा सा हा आते हैं तो माँ को हम अनुस्वार में बदलते हैं। अब माँ है अनुस्वार में बदल दो, लिख गया संयंत्र। सम धन रचना माँ मिल गया, अनुस्वार में बदल देंगे पूरा का पूरा, वैसे लिखते चलेंगे संरचना। सम माँ मिला और यहाँ पे वा मिला। अच्छा स्वर पे आपको ध्यान नहीं देना, बस ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन देखना है, ठीक है। तो सम धन विधान बन गया संविधान, और सम धन हार का क्या बन जाएगा संहार। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस माँ को किस में बदल रहे हैं, इस माँ को हम अनुस्वार में बदलेंगे और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, क्योंकि नियम जो कहता है वैसा वैसा करते चलो, अपना काम बन जाएगा। अगला नियम देखो, अगला नियम इसी का है जो भी अपन बात कर रहे थे, माँ को छोड़ के चल रहे थे, वही वाले माँ की बात करते हैं कि यदि माँ के पश्चात क्या मिल जाए म, यदि माँ के पश्चात माँ आता है तो हम क्या करते हैं, द्वित्व का प्रयोग करते हैं, द्वित्व माँ का प्रयोग करते हैं। और द्वित्व माँ का प्रयोग कैसे होता है मित्रों, तो देखो इस तरीके से द्वित्व माँ का प्रयोग हम लोग करते हैं। वर्णमाला में बात हम पढ़े थे, जानते हैं द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या है। तो इसी प्रकार से बात करें, ये द्वित्व वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। अब कैसे प्रयोग करते हैं जरा वो देख लो। यहाँ पे एक लिखा अपन ने सम धन मान, एक उदाहरण लिखा जैसे सम धन मान। अब देखो यहाँ पे माँ है, माँ के पश्चात क्या मिला, तुरंत माँ। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को जो स्वर रहित है उसको हम आधा करके उसके साथ पूरा जोड़ के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सम्मान। यहाँ पे लिखा है सम धन मेलन, तो हम क्या करेंगे, हम इनको द्वित्व कर देंगे। यहाँ लिखा है सम धन मुख, तो इनको क्या कर देंगे, इनको द्वित्व कर देंगे। तो अब हम इनको द्वित्व करते हैं तो क्या होगा, दोनों माँ का प्रयोग हम एक साथ कर लेंगे, चलेगा। अगले नियम की बात करते हैं, तो जरा पढ़ते हैं क्या है। अगले नियम की बात करते हैं तो अगले नियम में क्या पढ़ना, जरा सुनिएगा ध्यान से कि अगला नियम है ऋत्व का नियम। क्या होता है ये ऋत्व का नियम, जैसे बात करें सामान्यतः, जैसे कुछ नाम की बात कर ले, एक दो नाम, जैसे आपने नाम सुना होगा कि एक नाम है वर्तमान में कई लोगों के, एक जैसे नाम रखा कि रणवीर और रणवीर। अंतर समझना कि रणवीर और रणवीर में अंतर क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि रणवीर ही लिखा हमने, अब रणवीर लिखा और एक नाम लिखा रणवीर, तो इनमें हमें अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। रण माने युद्ध, वीर माने योद्धा, बाहुबली, इस टाइप के अर्थ निकलेंगे। रण माने क्या होता है, दौड़ना, और वीर माने बहादुर आदमी के लिए कह रहे हैं, माने मिल्खा सिंह, पान सिंह, ऐसे अर्थ निकलेंगे ना, क्योंकि रण का हिंदी में कोई अर्थ है ही नहीं, समझ गए। यहाँ पे अर्थ निकलेगा रण का, ये सही शब्द है। माने ये नाम रणवीर जिसके रखे हैं वो गलत हैं, या तो हम लोग ढंग से लिख नहीं रहे हैं या ढंग से बोल नहीं रहे हैं। नाम क्या रखा गया होगा उन लोगों का, रणवीर, और अब हम लोग क्या कह रहे हैं, रणवीर, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो वही यही नियम है ऋत्व का नियम। तो देखते हैं कि क्या है कि कभी भी ना से पहले क्या क्या वर्ण नहीं आ सकते। ना से पहले री नहीं आएगा, रा नहीं आएगा, और मूर्धन में सा नहीं आएगा, षटकोण वाला सा जिसको हम कहते हैं। ये तीन वर्णों का प्रयोग हम नहीं करते। तब यदि मान लो यदि इनके बाद इनका ना का प्रयोग किया भी गया तो हम उसको बदल के कहां लाते हैं, रा में लाते हैं। तो इसीलिए इस नियम का नाम क्या रख दिया, ऋत्व का नियम। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा परिधन नाम, अब सामान्यतः यदि इनको जोड़ के लिख दे तो परिणाम नहीं होगा, हम जानते हैं परिणाम होता है। क्यों, क्योंकि रा के बाद क्या नहीं आना चाहिए, ना नहीं आएगा, परिणाम। फिर देखा परिधन नय, तो यहाँ पे फिर हम ना को बदलेंगे किसमें, रा में, तो परिणय। प्रधन नाम, यहाँ पे रा है और यहाँ पे ना है, तो प्रधन नाम का प्रणाम बन जाएगा। त्रिधन न, तो त्रि के बाद री आ गया, री ये लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, तृण बन जाएगा। तो ये बात हमें याद रखना है, इसको कहते हैं ऋत्व का नियम। अगला नियम देखो, अगला नियम क्या, एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है, यदि हमारे पास दंत सा है और दंत सा के पहले छोटी ई और छोटा ऊ आ जाए, दंत सा के पहले कभी भी छोटी ई छोटा ऊ आ जाता है तो हम इनका प्रयोग फिर नहीं करते, दंत सा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दंत सा को बदलेंगे। तो अब दंत सा को किसमें बदलेंगे, मूर्धन्य सा में बदलेंगे। किसमें, मूर्धन्य सा में। तो देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है नी, अब नी के पहले छोटी ई और छोटी ई के बाद में क्या आ गया, दंत सा। तो अब यहाँ पे आप दंत सा को बदलो किसमें, मूर्धन्य सा में। तो देखो हम इसको और कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ सा में परिवर्तन करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस दंत सा को बदला किसमें, मूर्धन्य सा में। तो निषेध,
ठीक है। अब देखो सु छोटा हुआ आ गया, दंत सा मिल गया, सुषमा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मूर्धन्य सा में बदला, सुषमा। परि छोटी ई आ गया, दंत सा है, परिषद, मूर्धन्य सा का प्रयोग किया। फिर हमने दोनों को, जब संधि बनाएंगे, संधि करेंगे, तो रा के पहले छोटी ई है तो दंत सा को हम बदल के कहा क्या लिखते हैं, मूर्धन्य सा में परिवर्तित कर देते हैं। विषम, विषम की बात करें तो छोटी ई आई है, दंत सा है, तो हम इसको विषम कर देंगे, मूर्धन्य सा में परिवर्तित कर दिया। तो ये परिवर्तन हमको याद रखना है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विच्छेद करते समय ये बात हमें याद रखनी है। अगली बात देखते हैं, अगला नियम, इसी नियम के इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद हैं, जरा इनको जरा गौर से देखिएगा। कि जैसे एक उदाहरण लिखा अपन ने, वे धन स्मरण। अब देखना कि ये दंत सा है और दंत सा के पहले क्या है, छोटी ई, तो सामान्यतः अब इसको क्या होना चाहिए, मूर्धन्य सा में बदलना चाहिए, लेकिन न, हम विस्मरण कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या है, ये अपवाद हो गए। ठीक है। फिर लिखा है अनुधन सरण, तो अनुसरण में भी हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अपवाद की श्रेणी में शामिल हो गया। फिर लिखा है अनुधन स्वार, सेम वैसा का वैसा ही जोड़ के लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अपवाद हैं, ये नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इनको दो चार उदाहरण ऐसे भी याद रखेंगे। एक अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि हमारे पास मूर्धन्य सा है और मूर्धन्य सा है और उनके बाद कभी ता या था आता है, तो मूर्धन्य सा के बाद कभी ता आ जाए तो उसको टा में बदले, किसमें बदलेंगे, टा में। और मूर्धन्य सा के बाद कभी था आ जाए तो उसको बदलेंगे ठा में। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ पे समझ लो, यदि हमारे पास लिखा है नस धनता, नस धनता, अब देखो कि मूर्धन्य सा है यहाँ पे, बिल्कुल है, और मूर्धन्य सा के बाद क्या है, ता है, और मूर्धन्य सा के बाद ता आता है, तो हम ता को काय में बदलेंगे भाई, टा में। तो अब ऐसा लिखा, क्योंकि सा के साथ हलंत का प्रयोग किया है, तो आधा सा का प्रयोग करेंगे, ता को बदलेंगे टा में, तो ये क्या बन गया, नष्ट। ठीक है। अगला देखो, अगला उदाहरण लिखते हैं, अपन लिखा जैसे शश धन थ, शस धन थ। अब देखना मूर्धन्य सा के बाद था आता है, तो था को बदल लो किसमें, ठा में, तो श आधा सा किया और था को बदला ठा में, षष्ठ। क्या बन गया, ये षष्ठ बन गया। तो मित्रों यहाँ पे आज हमारी व्यंजन संधि के सारे नियम लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इनका एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें, समझ लें और इनके वैकल्पिक सवाल हल कर लें। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करके या मुझसे संपर्क करके इनका समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।